Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is Crack Series Pro Max and today we are going to learn all Governor General and Viceroy and what all happened during their tenure. Okay, इस चीज़ को हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे कि किस गवर्नर जनरल और किस वाइसरॉय के टेन्योर में क्या इंसिडेंट्स हुए थे, बिकॉज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है याद करना कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, सपोज पिट्स इंडिया एक्ट आया, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम वाइसरॉय कौन था जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इस तरीके के क्वेश्चन अगर नहीं भी डायरेक्टली आए, फिर भी अगर आपको ये पता रहेगा किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ, किस वाइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम एंड सेकेंडली ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि कई बार ये कॉमन सेंस लगाने में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई एम एज्यूमिंग कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक्स पता होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपने एक बार पढ़ रखी होगी। अगर आपने मेरी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन वाला लेक्चर नहीं देखा तो वही देख लो, उसमें एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो मैंने टाइमलाइन तो कवर कर ही दी मॉडर्न हिस्ट्री की। इसमें हम सिर्फ स्ट्रिक्टली ये याद करेंगे कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या मेजर इंसिडेंट्स हुए। जो इंसिडेंट्स मैंने अंडरलाइन करे हैं सिर्फ वही पढ़ना, वही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ट्रिक्स के थ्रू आपको मैं याद करवाऊंगा कि कैसे, वर्ड कनेक्शन के थ्रू कि कैसे आपको चीज़ों को एग्जाम तक याद रखना है, दिमाग में रखना है, राइट। सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स से, बिकॉज पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यही थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बनाए गए थे। क्या वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले कोई गवर्नर जनरल था इंडिया में? यस, रॉबर्ट क्लाइव भी थे। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल थे, बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे। गवर्नर जनरल पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ही बने। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, एज पर एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल। ये दो बार बने थे, एक तो 1757 से 60 तक बने थे, उसके बाद फिर से 1765 से 67 तक बने थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये चीज़ याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही क्लेवर थे, इसलिए उन्होंने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी, राइट। इन्होंने सिराजुद्दौला से कलकत्ता को कैप्चर कर लिया, बैटल ऑफ प्लासी में नवाब को हरा दिया मीर जाफर को ब्राइब करके, ठीक है। ये सारी चालाकियाँ इन्होंने करी। खैर इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, तो इनका जानना इस लिस्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली हम स्टार्ट करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स से, राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या क्या हुआ? इनके टाइम पे पहले तो याद रखना आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसने इनको बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखना, इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, है ना। इनके टाइम पे आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। पहली बार गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस को, उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, राइट। इनके टाइम पे ही पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया। इनके टाइम पे रोहिल्ला वॉर्स हुए। इनके टाइम पे फर्स्ट मराठा वॉर हुआ, और फर्स्ट मराठा वॉर की जो ट्रीटी थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई। इनके टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई, राइट। और इनका इम्पीचमेंट हुआ था ड्यू टू कन्फ्लिक्ट विद चैत सिंह। ये सारी बातें कैसे याद रखोगे? ये चीज़ें ऐसे याद रखना कि 1773 में बंगाल में वारंट जारी हो गया था। ये वारंट क्यों जारी हुआ था? पहली बात तो वारंट इसलिए जारी हुआ क्योंकि ये यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ थे जो लोगों को रेगुलेट करना चाह रहे थे लोग हमारे अकॉर्डिंग ना सबको रेगुलेट करना चाह रहे थे, और लोगों को एक दूसरे से सेपरेट करना चाह रहे थे, डिवाइड करना चाह रहे थे, पावर्स का डिवीजन करना चाह रहे थे, राइट। लोगों को सेपरेट करना चाह रहे थे, रेगुलेट करना चाह रहे थे। इन देयर एफर्ट्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल एंड डिवाइड द पीपल, उन्होंने कुछ लोगों की पिटाई भी कर दी। पिटाई यानी पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेट यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, डिवीजन यानी डिवाइड यानी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इस तरह से याद रखना कि एक वारंट जारी हुआ बंगाल में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को रेगुलेट करने की कोशिश करी, उनको डिवाइड करने की कोशिश करी और उनकी पिटाई कर दी। रेगुलेट, डिवाइड, पिटाई, इतना याद हो गया। अब जब इतना कुछ हुआ तो हो हल्ला तो मचेगा, तो हो हल्ला मच गया, राइट। जो PDF शेयर की जाएगी उसमें ये चीज़ ब्लर नहीं रहेगी, तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहो कि आपको ये मिलेगा ट्रिक वगैरह का, राइट। ऐसे एज इट इज़ दे दूंगा आपको। तो याद रखना कि उसके बाद पिटाई जब हुई लोगों की, थोड़ा हो हल्ला शुरू हुआ, रोहिल्ला और, राइट, हो हल्ला शुरू हो गया। अब हो हल्ला शुरू हुआ तो मामला भाई कोर्ट तक पहुँचा कि क्या हुआ। तो कोर्ट में पूछा गया, ये बताओ फर्स्ट किसने मारा था आपको, सबसे पहले किसने मारा था, फर्स्ट किसने मारा था। अब लोग डर के मारे क्या बोले? लोगों ने बोला भाई अब किसी ने नहीं मारा था, चल भाई जो हुआ वो हुआ, चल भाई जो हुआ वो हुआ, ये नहीं बताऊंगा फर्स्ट किसने मारा था बाद में किसने मारा था, चल भाई जो हुआ वो हुआ। आप पीसफुली से चल के एक सोसाइटी में हम लोग बंगाल में रहते हैं अपना आराम, ठीक। तो चल भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, राइट। पहले कोर्ट में जब पूछा ना फर्स्ट किसने मारा था, अंग्रेज़ों के डर से बता नहीं पाए, बोले कि चल भाई अब जो हुआ रहने दे, लेकिन इतना मेक श्योर कर कि अब सोसाइटी ऑफ बंगाल में हमेशा पीस बनी रहे, राइट। तो सोसाइटी ऑफ बंगाल में वापस लोग रहने चले गए, राइट। फर्स्ट किसने मारा था, चल भाई सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस तरह से आपको वारंट से याद रखना है पूरी कहानी को। वारंट क्यों जारी हुआ था?
क्योंकि रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही थी, राइट, डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों की पिटाई हो रही थी, इसलिए वारंट जारी हो गया था। लोगों में जब हो हल्ला मचा यानी रोहिला वॉर हुआ, फिर लोगों ने पूछा गया कि भाई फर्स्ट किसने मारा था। चल भाई अब रहने दे, अब क्या बताऊँ किसने मारा था, अब सोसाइटी ऑफ बंगाल में पीस रहने दे, यही बहुत बड़ी बात है, राइट। और इस तरह से लोगों में चेतना आ गई, जब चेतना पूरी तरह से आ गई तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ही हटा दिया गया, इम्पीच कर दिया गया, राइट, उस वारंट को ही हटा दिया गया। इस तरह से याद रखना चीज़ों को। तो आई होप आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे होने वाले मेजर इवेंट्स को मैंने कवर कर लिया, राइट। याद रखना ये मैसूर वॉर वगैरह बहुत सारे हैं, 4 मैसूर वॉर हैं, ये सब आपको नहीं याद रखना किसके टाइम पे हुए थे, क्योंकि अगर आपको ये याद करना है तो मैसूर वॉर वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरी कहानी बताई है, राइट, कि मैसूर वॉर कब हुआ, किसके टाइम पे हुआ, क्योंकि उनकी अलग स्टोरीज हैं। अगर आप सभी वॉर्स को भी इसमें ऐड करोगे गवर्नर जनरल में तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में ज़्यादा वॉर्स मत पढ़ो, सिर्फ उनके टाइम पे मेजर इंसिडेंट्स पढ़ो, क्योंकि पूछे भी वही जाते हैं। वॉर्स अगर पूछे जाएंगे तो वॉर्स के टाइम के गवर्नर जनरल नहीं पूछे जाएंगे, उनकी बैटल्स पूछी जाएंगी, उनकी ट्रीटीज़ पूछी जाएंगी, राइट। तो वॉर्स की टेंशन यहाँ पे मत लेना। ये तो मैंने फर्स्ट मराठा वॉर ट्रिक में फिट हो रहा था तो बता दिया, अदरवाइज ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है जाना, ठीक। और फर्स्ट था तो इसलिए भी याद है, फर्स्ट और लास्ट वाला देख लेंगे, ओके। तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 71 आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, रोहिल्ला वॉर हुआ था, फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था, एंड चाँद सिंह से कन्फ्लिक्ट की वजह से इनको इम्पीच कर दिया गया था। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्हाट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या क्या हुआ। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई थी, याद रखना, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई थी इनके टाइम पे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई थी, राइट। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन्होंने अनाउंस करा था 1793 में, और इन्होंने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इनके बारे में 3 चीज़ याद रखना है। पहली बात तो कि सेरिंगापट्टनम की ट्रीटी लॉर्ड कॉर्नवालिस की हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अनाउंस करा था। सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस इंडिया में इन्होंने ही करा था। इन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेशन का यूरोपियनाइजेशन होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई थी। कैसे याद रखोगे, आपने जैसे वॉरेन का आपने वारंट याद रखा, वैसे ही आप कॉर्नवालिस का कॉर्न याद रखना, राइट। अगर आप कॉर्न याद रखोगे तो आपको कॉर्न कब खाते हो, पॉपकॉर्न कब खाते हो, जब मूवी जाते हो तब खाते हो ना पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाते खाते आप मूवी हॉल में पहुंच गए, आप मूवी में पहुंच गए पॉपकॉर्न खाते हुए, राइट। अब जब आप मूवी में पहुंच गए, राइट, वहाँ पे आप पॉपकॉर्न खा रहे हो बैठ के, और आप पॉपकॉर्न इधर उधर उड़ा रहे हो, खाते खाते गिरा रहे हो आसपास, लोगों को फेंक रहे हो। मूवी में कोई अच्छा सीन और पॉपकॉर्न उड़ा उड़ा के फेंक रहे हो इधर उधर। तो किसी ने बाहर रिंग कर दी, किसी ने क्या किया, रिंग कर दी बाहर, ठीक है। आप पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे थे, किसी ने बाहर रिंग मार दी कि भाई ये लोग बहुत गंदगी फैला, जल्दी आइए। तो बाहर से 3-4 बॉडीगार्ड आए और उन्होंने बोला भाई सुनो, तुम यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने तो आए नहीं हो, सिर्फ मूवी देखने आए हो। पॉपकॉर्न खाओ मगर उड़ाओ मत इधर उधर, ठीक है। पॉपकॉर्न खाओ मगर उड़ाओ मत, परमानेंटली सेटल होने नहीं आए हो, राइट। थोड़ा सिविल तरीके से रहो ताकि हम आपको बेटर सर्विसेज दे पाएँ। सिविल तरीके से बिहेव करोगे तभी हम आपको बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। ये चीज़ थिएटर्स के बॉडीगार्ड वगैरह ने बोली, राइट। तो याद रखना कॉर्नवालिस से आपको मूवी का पॉपकॉर्न याद आना चाहिए। तो आपको याद रहेगा सेरिंगापट्टनम, यानी रिंग मार दी किसी ने बाहर, और परमानेंटली सेटल होने नहीं आए हो, मतलब परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि अगर आप सिविल तरीके से बिहेव करेंगे तभी हम आपको अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस के इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रहेंगी, राइट। आपको बस याद कर रखना है वारंट हेस्टिंग का वारंट क्यों इशू हुआ था, कॉर्नवालिस में मूवी का पॉपकॉर्न। तो आपको पूरी ट्रिक और इंसिडेंट याद आ जाएंगे एग्जाम हॉल में, राइट। सर जॉन शोर की बात करते हैं। जॉर्ज शोर के बारे में एक ही चीज़ याद रखना, बैटल ऑफ खरदा, राइट, और चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का चार्टर एक्ट और बैटल ऑफ खरदा, 2 चीज़ याद रखना, राइट। तो जॉन शोर की वही कहानी उसके आगे की है कि उन लोगों ने बोला भाई इतना पॉपकॉर्न खा के इतना शोर क्यों कर दा, इतना शोर क्यों कर दा, पिक्चर तुमने लिए 93 रुपये के टिकट लिए, खाली सस्ती टिकट लिए, ऊपर से शोर कर दा, आके अंदर शोर क्यों कर दा। तो शोर क्यों कर दा से आपको शोर क्यों कर दा, 93 रुपये की टिकट लेके 1793 का चार्टर एक्ट याद रखना इस चीज़ को। तो 93 रुपीज़ की टिकट लेके इतना शोर क्यों कर दा भाई, तो इस चीज़ को याद रखना जॉन शोर का, ओके। बैटल ऑफ खरदा 1795। लॉर्ड वेलेस्ली, इनके टाइम पे क्या याद रखना है, इनके टाइम पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम याद रखना है आपको 1798 का। इनके टाइम पे आपको ट्रीटी ऑफ बसेन याद रखनी है 1802 की, राइट, ट्रीटी ऑफ बसेन याद रखनी है। और इनके टाइम पे सेकेंड मराठा वॉर भी याद रखना है, राइट। फर्स्ट मराठा वॉर की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सलवाई, और सेकेंड मराठा वॉर की ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ बसीन, राइट, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन याद रखना कि सेकेंड मराठा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ बसीन साइन नहीं हुई थी। ट्रीटी ऑफ बसीन इतनी इंसल्टिंग ट्रीटी थी कि इसी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ था, राइट। एनीवे आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, सेकेंड मराठा वॉर, फोर्थ मैसूर वॉर, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये सब लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था, राइट। कैसे याद रखोगे, वेलेस्ली में देखो डबल एल आ रहा है,
अलायंस में भी डबल एल आ रहा है, तो अलायंस और वेलेस्ली तो आपको याद रहेगा, अलायंस में भी डबल एल आ रहा है, वेलेस्ली में भी डबल एल आ रहा है, डबल एल डबल एल। तो अलायंस कौन सा फेमस है? सब्सिडरी अलायंस से फेमस है, तो वेलेस्ली का अलायंस तो याद ही रहेगा। बसीन में भी डबल एस आ रहा है, राइट। तो बसीन, अलायंस, वेलेस्ली, ये सब एक जैसे ही साउंड करने वाले वर्ड है, तो ये सब इन्हीं के टाइम पे थे, राइट। और जैसे पहले मैंने बताया फर्स्ट किसने मारा था, तो आप फर्स्ट मराठा वॉर रद्द किया था, वैसे सेकंड मराठा वॉर इनके टाइम पे हुआ था, वेलेस्ली के टाइम पे। तो इन्होंने जब दो मारा था, मतलब दो झापड़ मारा था, ठीक है, दो मारा था, तो लोगों की सूरत बिगड़ गई थी। सूरत बिगड़ गई से मतलब क्या है? सूरत का एनेक्सेशन भी इन्होंने करा था, राइट। एनेक्सेशन ऑफ सूरत इनके टाइम पे हुआ था। एनेक्सेशन ऑफ तांजौर, सूरत एंड कर्नाटक। ऑब्वियसली फोर्थ मैसूर वॉर के बाद तो कर्नाटक कैप्चर आ ही गया था, सूरत को भी एनेक्स किया था। सूरत बिगड़ गई थी, दो मारा था नहीं सेकंड मराठा वॉर, और सूरत बिगड़ गई यानी सूरत को एनेक्स कर लिया गया। सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पे हुई थी वेल्योर म्यूटनी, इतना ही याद रखना। तो बार्लो वेल्योर ये तो एक जैसा ही साउंड करता है, तो ये आपको याद ही रहेगा। लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने ट्रीटी कैसे साइन करी अंग्रेजों के साथ ट्रीटी उनको डर के मारे साइन करनी पड़ी। उनका मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रीटी साइन करनी पड़ी रणजीत सिंह को। मन तो नहीं था, मन तो मिंतो ऐसे करके याद रखना। मन तो नहीं था बट फिर भी ट्रीटी साइन करनी पड़ी रणजीत सिंह को, राइट। इस तरह लॉर्ड मिंटो का ट्रीटी ऑफ अमृतसर याद रखना, ओके। लॉर्ड हेस्टिंग्स कैसे याद रखोगे? हेस्टिंग्स ने कहा भाई कोई हमारा सगा नहीं है यहाँ पे, इंडिया में कोई हमारा सगा नहीं है कि हमारा आराम से स्टेप लें, सबसे बात करें, नेगोशिएशंस लें, फटाफट सबको कैप्चर करो, हराओ यहाँ से, राइट। तो हेस्टिंग्स ने क्या किया? सब कुछ बहुत हेस्ट मैनर में किया। हेस्ट मैनर में मतलब सब कुछ बहुत जल्दबाजी में करा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सब कुछ बहुत हेस्ट मैनर में करा। हेस्ट मैनर मतलब बहुत जल्दबाजी में, जल्दी, राइट। फटाफट से एंग्लो नेपाल वॉर कर लिया, बोला कोई हमारा सगा नहीं है, फटाफट से इनको हटाओ। याद रखना एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। थर्ड मराठा वॉर भी इनके टाइम पे हुआ कि मराठास को हमेशा के लिए हरा दो। थर्ड मराठा वॉर के बाद मराठा कभी उभर ही नहीं पाए, राइट। तो बेसिकली मराठास को हमेशा के लिए किसने हराया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मराठास को हरा दिया तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की क्रिएशन होगी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की शुरुआत हुई। और जहाँ तक बात हुई लैंड सेटलमेंट सिस्टम की, इन्होंने बोला हमें कोई मिडल मैन नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है कैसे लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, डायरेक्टली फार्मर्स को ही पावर दे दो कि फार्मर्स से ही हम डायरेक्ट कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू। तो रियोटवारी सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें रियॉट्स के पास यानी फार्मर से ही डायरेक्टली रेवेन्यू लेते थे ब्रिटिशर्स। थॉमस मुनरो का स्टार्ट किया हुआ ये सिस्टम था। तो रियायतवारी सिस्टम, क्योंकि जल्दबाजी में उनको रेवेन्यू लेना है, डायरेक्ट फार्मर से ही ले लेंगे, ऐसा बोला। सब कुछ जल्दबाजी से याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग्स का, राइट, कि जल्दबाजी में हम डायरेक्ट फार्मर से ले लेंगे, हमें कोई मिडिल मैन, कोई हमें ज़मींदार नहीं चाहिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो जल्दबाजी वाला फैसला था इनका। थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, बट टेन्योर किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है। इन सभी बातों को बताते बताते मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट और उसके बाद आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज़ एक्चुअली फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पहले कौन चल रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज गवर्नर जनरल ऑनली, ठीक है। उसके बाद चले रॉबर्ट क्लाइव वॉज जस्ट गवर्नर। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, राइट। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक है, तो कभी आपने सोचा हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? जैसे अब लॉर्ड विलियम बेंटिक तो भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। तो लास्ट कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स तो फर्स्ट थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1828 से 1833 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1833 में इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, फिर 1835 तक 2 साल तक थे ये। तो इतनी बातें आपको याद रहेंगी विलियम बेंटिक के बारे में, ओके। पहले हम लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में 2 ही बात याद रखनी है। इनके टाइम पे फर्स्ट बर्मीज़ वॉर हुआ था और इन्होंने कैप्चर किया था भरतपुर को, राइट। एमहर्स्ट ने क्या किया? भारत से लेकर बर्मा तक अनरेस्ट फैला दिया था। भारत से लेकर बर्मा तक अनरेस्ट फैलाने वाले कौन थे? एमहर्स्ट। इस तरह से याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? इनके सिंपल से काम है, तीनों याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 3 चीज़ों पे क्रॉस करा। किस पे? सती पे, ठगी पे, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे। उसके लिए स्टेप्स लिए, ठीक है। फाइनल कर्टल तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है, बट स्टेप्स लिए थे फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए। तो 3 चीज़ों पे तो इन्होंने बैन लगाया, ठीक है, और 3 चीज़ों पे टिक लगाया, इसलिए इनका नाम बैंटिक। 3 चीज़ों पे बैन लगाया, सती, ठगी, राइट, और फीमेल इन्फेंटिसाइड, और 3 चीज़ों को इन्होंने टिक लगाया। किस चीज़ों पे?
पहली बात तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे किए। तो 3 टिक और 3 बैन से आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चार्ल्स मेटकाफ बहुत फेमस है, प्रेस लॉ के इन्होंने पास किया था और लिबरेटर ऑफ प्रेस के तौर पे जाने जाते हैं। इनको लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बहुत फेमस है कि आपको पता होना चाहिए कि लिबरेटर ऑफ प्रेस इन्हें ही बोलते हैं। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करी थी चार्ल्स मेटकाफ ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने बोला कि हमें एंग्लो अफगान वॉर करना है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, राइट। क्या क्यों करना है? क्योंकि लॉर्ड ऑकलैंड ने बोला, ऑकलैंड, कि हमें भाई और लैंड चाहिए, और हमारे इंडिया में लैंड कम पड़ रहा है, हमें अफगानिस्तान जाके और लैंड चाहिए। इंडिया में कम पड़ रहा था लैंड, तो और लैंड के चक्कर में अफगानिस्तान चले गए, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हो गया। अब अफगानिस्तान जाएंगे तो पंजाब होके जाएंगे, पर रणजीत सिंह ये देख नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई कि पंजाब से होकर अफगानिस्तान चले गए। बताओ, उनकी डेथ हो गई सदमे में 1839 में। तो ऑकलैंड यानी और लैंड, इस तरीके से आपको याद रखना है। लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड एलन बोरो ने क्या किया? एलन बोरो ने कहा मेरे नाम में भले ही बोरो है, मगर मैं कुछ बोरो नहीं करूँगा, मैं सीधे एनेक्स करूँगा। मुझे और लैंड चाहिए, जैसे ऑकलैंड को मुझे भी चाहिए, बट मैं बोरो नहीं करूँगा, मैं सीधे एनेक्स करूँगा, मैं सबको अपने काबू में ले लूँगा। काबू में ले लूँगा मतलब काबुल की ट्रीटी साइन करके अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। ट्रीटी ऑफ अफगान वॉर को एंड किया गया ट्रीटी ऑफ काबुल के तहत, और सिंध को भी एनेक्स कर लिया, राइट। तो सिंध हो या ट्रीटी हो, राइट, अफगान हो, उन सबको किसने किया? एलन बोरो ने किया। मतलब इन्होंने बोरो नहीं किया, सीधे एनेक्स कर लिया अफगानिस्तान को, ठीक है, सिंध को, इन सब एरियाज को, याद रखना इसको। लॉर्ड हार्डिंज, वैसे एलन बोरो ऑकलैंड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना कि अफगान वॉर का जिक्र जब भी होगा तो ऑकलैंड और एलन बोरो का नाम आता है, ओके, याद रखना इसको। लॉर्ड हार्डिंज की बात करें तो इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। कैसे याद रखोगे? हार्डिंज वॉज हार्ड ऑन सिक्स, ही वॉज हार्ड ऑन सिक्स पे बहुत ज़्यादा हार्ड थे, हार्डली इन्होंने इनसे लड़ाई कर ली थी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया सिक्स के ऊपर, तो ये चीज़ याद रखना। और सिक्स से जब वॉर हुई तो हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर, याद रखना। ट्रीटी ऑफ लाहौर में कंफ्यूज मत होना कि रंजीत सिंह से हुई थी, क्या रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी 1839 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, उस टाइम रंजीत सिंह थे भी नहीं। रंजीत सिंह के टाइम पे मिंटो वाली ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, मन तो नहीं था बट ट्रीटी साइन कर ली, बताया ना मैंने, इस तरीके से याद रखना। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, डलहौजी ने सबसे बड़ा काम किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक। सब्सिडरी अलायंस वाली किसके टाइम पे थी? मैंने बताया अलायंस है, अलायंस यानी कि वेलएस से लिए, दोनों में डबल एल आ रहा था। यहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर आपका कोई बेटा नहीं होगा तो आपका साम्राज्य लैप्स हो जाएगा और ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाएगा। तो डलहौजी की आदत थी कि लोगों के हाउस में, डलहौजी है तो लोगों के हाउस में लप से घुस जाते थे, कहते हैं ना लप से घुस गए, फटाक से घुस गए। तो लोगों के हाउस में लप से घुसने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, याद रखना। कैसे घुसे डलहौजी? लप से, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको मेंस का एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? अब आप रिप्लाई करो कमेंट में लप से, कमेंट में बस इतना लिखना कि लप से, मैं आपका मतलब समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि आपको मेंस का एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? सर लप से मिलेगा, तुरंत प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, तुरंत एडमिट कार्ड मिलेगा मेंस का, राइट। तो वीडियो पॉज करके तुरंत कमेंट में लिखो लप से, राइट, मैं समझ जाऊंगा। और याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी लप से लोगों के घरों में घुस जाता था, लोगों के हाउस में घुस जाता था, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसकी है, ये भूलना मत, बहुत ईजी, बहुत आसान फैक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने लोगों के घरों में घुसने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ें करी, टेलीग्राफ बनवाए, रेलवेज बनवाए, पोस्टल सिस्टम बनवाए, इंजीनियरिंग सर्विसेज करी। क्यों? क्योंकि उसको लोगों के घरों में घुसना था, लोगों के हाउसेज में घुसना था उसको, राइट। फर्स्ट रेलवे लाइन चलवा दी 1853 में। तो ये सारी बातें आपको लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पता होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों को एजुकेट करने के लिए उसने वुड्स डिस्पैच वगैरह भी उसके टाइम पे आया था 1854 में। याद रखना, यहाँ तक की जो कहानी थी वो 1857 के पहले की थी, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे नहीं हुआ था, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1857 रिवॉल्ट के पहले आया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1857 के रिवॉल्ट के पहले हमारे देश में टेलीग्राफ, रेलवे, पोस्टल सिस्टम, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें शुरुआत हो चुकी थी, फर्स्ट रेलवे लाइन चल चुकी थी, ये सारी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि आई कैन सप्रेस द रिवॉल्ट, क्योंकि उनके टाइम में रिवॉल्ट हुआ, उन्होंने रिवॉल्ट को सप्रेस करा और एक्ट ऑफ 1858 पास किया, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी डलहौजी की, उसको विड्रॉ कर लिया, राइट। फिर लॉर्ड कैनिंग बने पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यहाँ से वाइसरॉय की शुरुआत हुई, 1858 में वाइसरॉय बन गए, राइट। यानी कि लॉर्ड कैनिंग वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक विलियम बेंटिंक वॉज
लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही लॉर्ड कैनिंग वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये सिर्फ याद रहेगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बहुत सारा बवाल हो गया, बहुत सारा 1857 का पूरा रिवॉल्ट हो गया। इन्होंने हाई कोर्ट एक्ट पास किया, पीनल कोड लागू किया, राइट। इन्होंने पुलिस एक्ट किया, सिविल प्रोसीजर कोड किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ताकि आगे चल के कोई ऐसे दुस्साहस ना कर सके। लॉर्ड एल्गिन वन, इनको एलिन पढ़ो एल्गिन पढ़ो, मैं तो एल्गिन ही पढ़ूंगा क्योंकि मुझे ट्रिक बनानी है। इन्होंने वहाबी मूवमेंट को मैनेज किया था। वहाबी मूवमेंट लॉर्ड एल्गिन वन के टाइम पे हुआ था, ये बात याद रखना। कैसे याद करोगे? आप किसी छोटे बच्चों को बोलते भाई जरा एक गिनती शुरू कर, एक गिन पहले, तो बच्चा बोलता है एक, तो आप क्या कहते हो? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, एक गिन लिया, एक गिन। तो एक गिन, उसने जैसे ही वन बोला, एक गिन वन, आप बोलते हो वाह। उसका टू सुनते हुए नहीं हो, 2 3 4, जैसे ही वन बोलता है आप बच्चे बोलते हैं वाह भाई वाह, वाह वन बोल ले, राइट। तो एक गिन वन बोला, आप बोलोगे वाह भाई वाह, इस चीज़ को याद रखना। सर जॉन लॉरेंस की बात करें, जॉन लॉरेंस के टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे भूत घूमते हैं, ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था। तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भूटान वॉर, 2 चीज़ लॉर्ड लॉरेंस की याद रखनी है कि लॉर्ड लॉरेंस ने कहा फॉरेस्ट के लिए हमारे पास कोई लॉ क्यों नहीं है, कोई लॉ क्यों नहीं है फॉरेस्ट के लिए, लॉ नहीं है तो लॉ बनाओ फॉरेस्ट के लिए। तो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनाया गया ताकि फॉरेस्ट में एक लॉ इस्टेब्लिश हो सके, जो वहाँ पे भूत वगैरह घूमते रहते हैं उनसे वॉर लड़ी जा सके। तो लॉरेंस ने क्या किया, फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट बनाया ताकि भूतों को भगाया जा सके, जो अफवाह है कि फॉरेस्ट में भूत रहते हैं उसे डील किया जा सके। लॉर्ड मेयो या मायो, जो भी बोलो इनको, ही इम्प्लीमेंटेड द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का क्रेडिट जो जाता है वो लॉर्ड मेयो को जाता है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने मेयो कॉलेज बनवाया, राजकोट कॉलेज बनवाया। सबसे पहला नेशनल सेंसस 1871 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ। कैसे याद रखोगे? 2 चीज़ें याद रखनी, पहली बात तो डिसेंट्रलाइजेशन याद रखना है और सेंसस याद रखना है, दोनों ही लॉर्ड मेयो के टाइम पे था। तो मेयो से आपको क्या याद आता है? मेयोनीज़ याद आती है। मेयोनीज़ आप कहाँ डालते हो? मोमोज़ में डालते हो। तो क्या आप मोमोज़ के सेंटर में डालते हो मेयोनीज़? नहीं ना, आप बोलते हो भैया सेंटर में मत डालना, साइड में डालना, डी सेंटर में डालना। तो सेंटर में नहीं डालते हो मेयोनीज़, डी सेंटर कर देते हो उसको, राइट, साइड में डला देते हो। और जैसे ही मेयोनीज़ खाते हो आप, आपके जो सेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से काम करने लगते हैं, इतना अच्छा टेस्ट होता है, राइट। तो सेंटर में डलवाया नहीं, साइड में डाला मेयोनीज़ को और मोमोज़ को डिप करके खाया, तो आपके जो सेंसेस हैं वो काम करने लगे पूरी तरह से, और आपने मोमोज़ खाया, मेयोनीज़ साइड में डाला और सेंसेस आपके काम करने लगे। इस तरह से आप लॉर्ड मेयो याद रखना, ओके। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई, एक मुंडे को बुलाया, ओए मुंडे इधर आ। बोलता है क्या सर? बोलता है कि नॉर्थ की टिकट बुक कर, नॉर्थ की एक टिकट बुक कर। बोलता है क्यों, क्या हुआ? बोलता है क्यों का मत पूछो, चुपचाप नॉर्थ की टिकट बुक करो, राइट। तो नॉर्थब्रुक ने मुंडा को बुलाया, ए मुंडा इधर सुन, ठीक है। ये मुंडा मतलब एक लड़के को बुलाया, राइट। डोंट गेट ऑफेंडेड कि मैं उन मुंडा की बात कर रहा हूँ। तो एक लड़के को बुलाया, सुन मुंडे। बोलता है क्या? कहता है कि कू का मत करो, चुपचाप मेरे लिए एक नॉर्थ की टिकट बुक करो। इस तरह से याद रखना, कू का मूवमेंट, मुंडा रिवेलियन, ये सब लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुआ था, ओके। इस लेक्चर को एग्जाम के एक दिन पहले भी देख के जाना, ताकि ये ट्रिक्स आपके दिमाग में फ्रेश बनी रहे। बाकी नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, इसीलिए मैंने इस नोट्स में ट्रिक्स लिख दी हैं ताकि आपको रिवीजन टाइम पे ये ट्रिक्स याद रहे। लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था रॉयल टाइटल्स एक्ट, दिल्ली दरबार लगा था, फेमीन भी आया था उसी में, आर्म्स एक्ट भी पास हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि लॉर्ड लिटन, एक तरफ तो देश में फेमीन आया हुआ है और इन्होंने ऊपर से आर्म्स एक्ट लागू कर दिया कि कोई आर्म्स नहीं रख सकता इंडियन, राइट। और दूसरी चीज़ ये भी कि रॉयल्स टाइटल एक्ट आ रहे हैं, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस बनाया जा रहा है, दिल्ली दरबार लग रहा है, वहाँ देश में फेमीन आया हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो लॉर्ड लिटन और रिपन की में भी खास बात यह है कि लिटन और रिपन एक दूसरे के आगे पीछे ही आए। लिटन वॉज लुटेरा और रिपन ऐसा था कि इंडियन से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था। तो लिटन और रिपन बहुत फेमस हैं, बट लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं दोनों में कौन अच्छा था कौन बुरा था। तो लिटन वॉज लुटेरा एंड रिपन वॉज रिश्ते बनाने वाला। तो लिटन के टाइम पे जो काम हुए होंगे याद रखना, हमेशा बुरे काम हुए होंगे। फेमीन आया, दिल्ली दरबार लग रहा है, राइट, क्वीन विक्टोरिया को वहाँ ताजपोशी हो रही है, वहाँ पे आर्म्स एक्ट लगा रहे हैं इंडियंस के खिलाफ। और वहीं रिपन है वो अच्छे काम कर रहा है। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया, राइट, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इन्होंने, लिटन जी ने। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लागू किया ताकि जो वर्कर्स हैं उनको उनका हक मिल सके। रिपन ने अच्छे काम किए। हंटर कमीशन लाया एजुकेशन के लिए। इल्बर्ट विल्ट कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि भाई रिपन ने बोल दिया था कि अब इंडियंस भी यूरोपियन को ट्रायल में जज बन सकते हैं, राइट, इंडियन जजेस भी यूरोपियन का ट्रायल कर सकते हैं। बट इस बात पे वहाँ यूरोपियन नाराज़ हो गए, तो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी हो गई। तो ये सारे अच्छे काम जो हुए हैं वो रिपन के टाइम पे हुए हैं, और जो बुरे काम हुए हैं लिटन के टाइम हुए हैं। तो बस इतना याद रखना है कि लिटन लुटेरा था और रिपन जो है रिश्ते अच्छे बनाना चाह रहा था, ओके।
बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे याद रखना कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था और डफरिन को इस बात का बुरा लग गया था। डफरिन बुरा मान गया था, यानी कि डफरिन ने बर्मा को एनेक्स कर लिया, बुरा मान गया था क्योंकि इसके टाइम पे कांग्रेस बन गई थी, बुरा मान गया था इसलिए बर्मा को एनेक्स कर लिया था। और डफरिन जो कांग्रेस बनाने वाले थे उनको डफर समझता था, राइट, कि भाई कांग्रेस तो ऐसे ही है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, डफर समझता था कांग्रेस बनाने वालों को, राइट। तो डफरिन बुरा मान गया था और कांग्रेस बनाने वालों को डफर बोल रहा था। इस तरह से आपको डफरिन याद रखना। बुरा मान गया से मतलब एनेक्सेशन ऑफ बर्मा वाया थर्ड बर्मीज वॉर, ठीक है। लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, इनके टाइम पर डूरांड कमीशन आया था, इतना याद रखना, ताकि इंडिया अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाई जा सके। ओके, तो डूरांड कमीशन लैंसडाउन के टाइम पे आया था, कैसे याद रखोगे। आपको लैंसडाउन कहाँ है, लैंसडाउन है हिमाचल में। अगर आपको दिल्ली से जाना है तो भाई बहुत दूर है, इतना पास नहीं है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो लैंसडाउन बहुत दूर है, इस तरह से याद रखना। लॉर्ड एल्गिन वन हमने पढ़ा था, ठीक है, एक गिन दिया तो वाह भाई वाह, वहाँ भी मूवमेंट पे। वैसे ही लॉर्ड एल्गिन टू भी हैं, इन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी मुंडा हैं सबके सबके मुंडी काउंट करो, मुंडी काउंट करो, सबके सर काउंट करो, राइट, कि कितने लोग फैमिन में मारे गए हैं सबके काउंट करो और ऑल ऑफ देम, सबको कमीशन को रिपोर्ट करो कितने लोग हैं। मतलब इन्होंने क्या बोला, काउंट हेड्स ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है, काउंट हेड्स ऑफ ऑल ऑफ देम। ये किसने किया, एल्गिन ने। एल्गिन मतलब गिन मतलब काउंट, किन मतलब काउंट हो गया, हेड्स मतलब मुंडा हो गया, ऑल मतलब लयाल कमीशन रखा गया फैमिन के जांच करने के लिए। तो इन्होंने बोला भाई गिन यानी काउंट, मुंडा यानी हेड्स ऑफ ऑल, ठीक है, काउंट्स हेड्स ऑफ ऑल, काउंट हेड्स ऑफ ऑल। किन लोगों के हेड्स काउंट हो रहे हैं, जो लोग फैमिन में मारे गए हैं, राइट। ग्रेट फैमिन आया था इनके टाइम पे, मुंडा अपराइजिंग हुई थी इनके टाइम पे, लयाल कमीशन आया था इनके टाइम पे। किसके टाइम पे, लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम पे। एल्गिन वन के टाइम पे क्या हुआ था, एक गिन वाह भाई वाह, वहाँ भी मूवमेंट हुआ था, राइट। एल्गिन टू पे टाइम पे क्या हुआ, काउंट करो, गिन करो, गिनो क्या काउंट करो, मुंडा, हेड काउंट करो, किसका, सभी का, ऑल का, जो लोग फैमिली में मारे गए। तो इस तरह से आपको लॉर्ड एल्गिन टू भी याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने बोला मैं सब कर गुजरूंगा, सब कुछ कर जाऊंगा। क्या क्या किया भाई, पुलिस कमीशन बुला दिया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया। तो लॉर्ड कर्जन सब कुछ कर गुजरे, बहुत बड़े बड़े एक्शन कर गुजरे, इस तरह से याद रखना। ओके, बहुत फेमस भी है, तो आपको ऐसा भी याद होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, राइट। लॉर्ड मिंटो टू की बात करें अगर, तो आपको पता है कि कर्जन ने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई देश में। तो ये कैसे याद रखोगे कि स्वदेशी मूवमेंट जब चला उस टाइम देश में वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो टू थे। बहुत लोगों को लगता है कि लॉर्ड कर्जन ही थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, बट ऐसा नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट जब शुरुआत हुआ तो लॉर्ड कर्जन का टेन्योर एंड हो गया था और लॉर्ड मिंटो टू का शुरू हो गया था। कैसे याद रखोगे, स्वदेशी में क्या बोला गया था, स्वदेशी में बोला गया था कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अपने देशी कपड़े ही पहनेंगे। तो लोगों ने बोला भाई ठीक है, मन तो नहीं है, ठीक है, मन तो है मेरा विदेशी कपड़े पहनने का, लेकिन मैं अपने मन को मार लूँगा। तो मार लिया अपने मन को, इससे याद रखना मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पे, राइट, समझ आ गया। मार लिया मन को स्वदेशी मूवमेंट में, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हुए 1909 में। ये सारी चीज़ें लॉर्ड मिंटो टू में हुई, ठीक है। लॉर्ड मिंटो वॉज वाइसरॉय, मॉरले वॉज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। इतनी बातें समझ आ गई। उसके बाद आएंगे लॉर्ड हार्डिंज टू। लॉर्ड हार्डिंज टू के लिए बहुत हार्ड फैसला लेना पड़ा उनको, कि उनको जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने अनाउंस किया था उसको वापस लेना पड़ा। तो लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे दिल्ली दरबार लगा था, लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे कैपिटल बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही हार्ड फैसले लेते हैं उनको कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लॉर्ड कैम्सफोर्ड की। कैम्सफोर्ड ने बोला कि यहाँ पे इनके टाइम पे होम रूल मूवमेंट हुआ, मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। इन्हीं के टाइम पे जलियांवाला बाग कांड हुआ और खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन जैसे मूवमेंट शुरू हुए। तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड ने क्या बोला कि जैसे ही इंडियंस का होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लॉर्ड कैम्सफोर्ड ने बोला कि इंडियंस कांट एफर्ड होम रूल, इंडियंस कांट एफर्ड होम रूल, इंडियंस कांट एफर्ड होम रूल। कांट एफर्ड से आपको कैम्सफोर्ड याद रहेगा, ठीक है। अब जब इतनी प्रॉब्लम हो गई कि इंडिया का होम रूल शुरू हो गया, तो आप जलियांवाला में जाके कांड करवा दे रहे हो, राइट, क्योंकि आपको लग रहा है कि इंडियंस कांट एफर्ड, तो आप जलियांवाला में उन लोग मरवा दोगे। तो इस वजह से उनकी खिलाफत में लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट करा। ये सारी बातें आपको लॉर्ड कैम्सफोर्ड की याद रखनी है। वैसे भी मॉन्टागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है फेमस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें आसपास की थी, जलियांवाला बाग, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, उसके पहले होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, ये सारी चीज़ें आसपास ही हुई हैं, राइट। रोलेक्ट एक्ट आया था, ओके। सो ये सारी चीज़ें इनके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। अच्छा, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या हुआ, लॉर्ड रीडिंग ने कहा कि हम रिपील कर देंगे रोलेक्ट एक्ट को। जो रोलेक्ट एक्ट कैम्सफोर्ड के टाइम पे आया था उसको रिपील करने का काम किसने किया, लॉर्ड रीडिंग ने किया, ठीक है।
लॉर्ड रीडिंग ने मैनेज किया मोपला रिवेलियन को। ये दो बातें याद रखनी है। मोपला रिवेलियन को मैनेज करने वाले कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। वहाबी मूवमेंट को मैनेज करने वाले कौन थे? लॉर्ड एल्गिन वन। सारी चीज़ें याद हो रही हैं? पहले याद थी, नहीं याद थी ना, अब याद हो रही है, फ़ायदा मिल रहा है। तो दिल से दिमाग किसको मिलेंगी? मुझे मिलनी चाहिए, राइट। लॉर्ड रीडिंग ने कहा कि रॉलेट एक्ट को हम रिपील कर देंगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक्चुअली क्या था? हम किसी भी इंडियन को कभी भी अरेस्ट कर सकते बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के। ये था बेसिकली, राइट। तो ये चीज़ लॉर्ड रीडिंग को अच्छी नहीं लगी कि बिना रीडिंग किए, बिना आप लोगों की रीडिंग किए, चार्जशीट फाइल किए, चार्जशीट रीडिंग किए आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने रिपील कर दिया। नो रीडिंग डायरेक्ट अरेस्ट वाला चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई, राइट। लॉर्ड रीडिंग ने बोला कि भाई रॉलेट एक्ट जैसी चीज़ें लोगों के मुंह पे लात मारने जैसी चीज़ें हैं, मुंह पे लात मारने जैसी चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको रिपील करते हैं। रॉलेट एक्ट के तहत किसी को अरेस्ट करना मतलब उसके मुंह पे लात मारना है, मुंह पे लात, मोपला रिवेलियन। रीडिंग किए बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, राइट। ये चीज़ किसने बोली? लॉर्ड रीडिंग ने। नो रीडिंग डायरेक्ट अरेस्ट इज इक्वल टू मुंह पे लात, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ओके। लॉर्ड इरविन के टाइम पे भाई फेमस, आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इन्हीं के टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। साइमन कमीशन भी इन्हीं के टाइम पे आया था। इरविन की आदत थी, पहले वो इर्क करते थे फिर विन कर जाते थे। पहले इंडियंस को थोड़ा सा इरिटेट करते थे फिर वो विन करते थे, ठीक है। इंडियंस को इरिटेट किया साइमन कमीशन बुला के, फिर गांधी इरविन पैक्ट करके विन कर लिया। फिर लोगों को समझ आ गया तो लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इनके टाइम पे, राइट। तो याद रखना, इर्क एंड विन कौन करता था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड विलिंगडन क्या करते थे? लॉर्ड विलिंगडन का लगता था ही इज़ विलिंग टू डू समथिंग गुड। लॉर्ड विलिंगडन वॉज विलिंग टू डू समथिंग गुड। क्यों? इनके टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज द ओनली कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी किसी में नहीं किया था। फर्स्ट और थर्ड में 1931 में हुई थी, तो लॉर्ड विलिंगडन ने करवाया था। लॉर्ड विलिंगडन वॉज विलिंग टू डू। लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे पूना पैक्ट हुआ बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन के लिए, राइट। तो पूना पैक्ट पे साइन हुआ बिकॉज लॉर्ड विलिंगडन वॉज विलिंग टू डू, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया बिकॉज लॉर्ड विलिंगडन वॉज विलिंग टू सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया। ये सारी बातें आपको विलिंग टू डू से विलिंगडन का याद रखना है। लॉर्ड लिनलिथगो को ये समझ आ गया कि अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो गई है तो हमें इंडिया से जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे, याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। अगस्त ऑफर भी इनके टाइम पे ही आया। तो इनको ये समझ आ गया कि अब हमें इंडिया को लेट गो करना पड़ेगा, हमें इंडिया से जाना पड़ेगा। वी हैव टू लेट गो ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया। लॉर्ड लिनलिथगो को समझ आ गया था, नाउ वी हैव टू लेट गो ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया। इसलिए इन्होंने अगस्त में ऑफ़र दिया इंडियंस को कि हम आप अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह बनाइए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, राइट। ये सब ऑफर लेकर आए थे क्योंकि इनको समझ आ गया था हमें लेट गो ऑफ पावर हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले किसको समझ आया, कौन से अंग्रेज़ को, कि इंडिया से लेट गो करना पड़ेगा? लॉर्ड लिनलिथगो को ही समझ आया था, राइट। अगस्त ऑफर, क्विट इंडिया मूवमेंट और पहले जनरल इलेक्शंस जो हुए थे 1936 वाले, इसमें कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी। ये सारी चीज़ें देख करके इनको लग गया कि अब तो लेट गो करना पड़ेगा। लॉर्ड वेवेल आए उसके बाद, उनके टाइम पे, लिनलिथगो के टाइम पे तो भाई एक ही ऑफर आया था, अगस्त ऑफर। लॉर्ड वेवेल्स के टाइम पे वेव्स ऑफ ऑफर आ गए इंडियंस के पास। CR फॉर्मूला, देसी लेकाई पैक्ट, राइट। यहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल प्लान आया, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारी चीज़ें लॉर्ड वेवेल के टाइम पे आई थी, याद रखना, ओके। इसी दौरान INA ट्रायल्स भी हुए थे, राइट। INA ट्रायल्स रेड फोर्ट पे हुए थे इसी दौरान लॉर्ड वेवेल के टाइम पे। तो वेव्स ऑफ ऑफर कौन लेके आया? लॉर्ड वेवेल आए। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन का आपको पता ही, इन्होंने भारत को आज़ाद किया, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, रेडक्लिफ कमीशन अपॉइंट किया गया। तो लास्ट वाले तो याद करना बहुत ईजी है, बीच में जो टफ वाले थे मैंने कोशिश किया कि आपको चीज़ें याद करवाऊँ, और मेरी कोशिश पूरी ईमानदारी से थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बनना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।